नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज मेरे साथ है डॉक्टर राधा राउत, जो कि नमस्ते। डेंटिस्ट है। नमस्ते राधा। और वो नागपुर में डॉक्टर राउत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री एंड मेंटल हेल्थ पे। स्ट्रेस जो है, एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने देखा है कि स्ट्रेस की वजह से काफी प्रॉब्लम्स इंसान को होते हैं। मेंटल तो होते ही है, लेकिन फिजिकल यानी बॉडीली कंप्लेंट्स होती है। स्ट्रेस का इम्पैक्ट बॉडी पे होता है, जैसे पीठ दर्द होना, हेयर फॉल, स्किन रिलेटेड इश्यूज, पेट दर्द, एसिडिटी, ऐसा अलग अलग होता है। उसके साथ साथ उसका असर ओरल हेल्थ पे भी होता है। गम प्रॉब्लम्स, ओरल प्रॉब्लम्स, ऐसे अलग अलग स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक चुनने का मेरा जो उद्देश्य है, यही है कि स्ट्रेस रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं ओरल हेल्थ के, उसके बारे में हम मालूमात कर ले। और अगर वो है तो उसे जाने और उसका सही ट्रीटमेंट ले, जिससे वह व्यक्ति को फायदा हो और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। वेलकम राधा। थैंक यू। पहला जो सवाल है मेरा कि स्ट्रेस रिलेटेड ओरल हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जैसे कि आपने कहा, स्ट्रेस की वजह से हमें पूरे बॉडी पे हमारा इफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस एक मेन कारण है। हम हमारी बॉडी पे निग्लेक्ट करते हैं, तो उसके साथ ओरल हाइजीन भी निग्लेक्ट होता है। और जैसे ही हम ओरल हाइजीन निग्लेक्ट करते हैं, तो उसके साथ मुंह के सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ठीक से मुंह साफ ना करने की वजह से मुंह में प्लाक जमा होता है, और वो बढ़ते रहने की वजह से मसूड़ों की बीमारियां हो सकती है। मसूड़े फूल सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है। और ये अगर हम सही वक्त पे ट्रीट ना करें, तो ये बढ़ते जाता है। और इससे जो अंदर की हड्डी होती है, जो दांतों को सपोर्ट करती है, वो हड्डी भी धीरे धीरे नीचे सरकने लगती है। इस वजह से दांतों का सपोर्ट कम हो जाता है। फिर दांतों पे जमी गंदगी की वजह से मुंह में दुर्गंधी की समस्या हो सकती है, जिसे हम बैड ब्रेथ कहते हैं। तो ये सब समस्याएं मुंह को ठीक से साफ ना करने की वजह से हो सकता है। और इसी वजह से दांतों के बीच खाना फंसे रहने की वजह से दांतों पे कीड़ भी लग सकती है। तो ये सब हो गया दांतों के बारे में। फिर इसके बाद अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, तो मुंह में जलन हो सकता है। जो कि जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम टाइम में मुंह में छाले आते हैं, जलन होती है। तो ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। फिर होता है कि किसी किसी को दांतों को पीसने की आदत होती है, जिसे हाँ। हम टूथ ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म कहते हैं। हम्म। तो ये एक तो जब हम जागे हैं तब हो सकता है, या रात को हम्म। सोने के बाद। अगर हम अवेक है, तो हमें इसका पता लग सकता है। अगर हम ध्यान दें, तो हम समझ सकते हैं कि हम हमारे दांत पीस रहे हैं। या अगर हम सोए हैं, तो शायद हमें इसका पता ना चले। तो हम्म। इसके लिए आप अपने स्लीप पार्टनर से ये डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें बता के रख सकते हैं कि ध्यान रखें, कहीं मैं दांतों को पीस रहा हूँ या आवाज आ रही है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। या दूसरा, आप अगर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, तो वो उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि टीथ ग्राइंडिंग में दांत पूरे घिस जाते हैं। ये अगर क्रॉनिक है, काफी सालों से इसे चलते आ रहा है, तो दांत घिसने लग जाते हैं। और जो हमारे ये मसल्स होते हैं, वो स्टिफ होते हैं। उसमें पेन होता है। सुबह उठने के बाद कई लोगों को मसल्स में पेन होता है, स्लाइट हेडेक होता है ये रीजन में। तो ये सब उसी के लक्षण होते हैं। फिर टीथ ग्राइंडिंग की वजह से हमारे ये जो जॉइंट होते हैं, जो हमारा जॉ का जॉइंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हम बोलते हैं,
तो इसमें भी तकलीफ होने लगती है क्योंकि उस पे प्रेशर आते रहता है। तो इन सब को इवैल्यूएट करने के लिए अगर आपको ऐसे शंका है कि शायद मैं ग्राइंडिंग करता हूँ या आपके पार्टनर करते हैं, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और उसका जांच करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर दूसरा जो मुख्य इफेक्ट है स्ट्रेस का वो है ड्राई माउथ, मुंह में हम्म। सूखापन लगता है, जो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा कुछ एग्जाम है या इंटरव्यू है या कोई ऐसे एंजाइटी वाली स्टेज है, तो हमें मुंह में सूखापन लगता है। तो मुंह में सूखापन लगने की वजह से मतलब उसकी वजह होती है मुंह में थूक कम होना। तो हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है, वो एक नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें, जो हमारे दांतों के बीच फंसे खाने को सभी इसको नेचुरली क्लीन करते रहती है। अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो ये क्लींजिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर दूसरी बात, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो वो भी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इसलिए ऐसे समय में दांतों पे कीड़ लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये ओके। कुछ मुख्य कारण है, मुख्य इफेक्ट्स है स्ट्रेस के। फिर उसके साथ आता है लाइकन प्लैनस, जिसे हम बोलते हैं। तो वो गाल के अंदर सफेद आपको मतलब ऐसे थ्रेड लाइक आपको एलिवेशंस दिखेंगे। तो हम्म। इसमें जलन होती है, और अगर आप मुंह में देखें तो आपको कई जगह पे सफेद सफेद धागे जैसा दिखेगा। हम्म। इसकी शुरुआत के फेज में ये रेडिश दिख सकता है, लाल दिख सकता है, और आगे चल के ये वाइट हो सकता है। अगर आपको ऐसे कुछ दिखता है तो अपने डेंटिस्ट से तुरंत संपर्क करें, इसे ट्रीट किया जा सकता है। सिर्फ हमें इसके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ मुख्य इफेक्ट्स है स्ट्रेस के। ओके। तो फिर अगर ये जो लाइकम प्लानस है या फिर टीथ ग्राइंडिंग है, आपने जो भी इतने सारे लिस्ट बताई, तो उसके लिए आप एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट हम क्या क्या, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले जैसे हमने देखा ये स्ट्रेस की वजह से है, सबसे मुख्य ट्रीटमेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिल्कुल। हमें उसका कॉज निकालना है। फिर उसके बाद जो भी डैमेज हुआ है तो उस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे टीथ ग्राइंडिंग अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ओरल अप्लायंसेस आते हैं, जिसे हम माउथ गार्ड कहते हैं, नाइट गार्ड कहते हैं। तो ये आपको रात को लगाकर सोना होता है, इसकी वजह से दांत हम्म। घिसते नहीं हैं। फिर अगर दांतों में कुछ ऊंच नीच होने की वजह से अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं दांतों को, तो हमें उसका सिलेक्टिव ग्राइंडिंग करना होता है। मतलब उसका जो प्रॉपर जो कांटेक्ट होता है वो हम उसे बराबर बनाते हैं, जिस वजह से दांत घिसना कम हो जाता है। फिर दूसरा, अगर आपके जॉइंट में यहाँ पे कोई तकलीफ है तो उसके लिए एक्सरे और सही जांच करके उसके ऊपर हम मेडिसिन या प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। फिर दूसरा, अगर आपके मांसपेशियों में दर्द है तो उसके लिए कई दवाइयाँ आते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं, उसका कोर्स हम दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम टीथ ग्राइंडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि जो ओरल हाइजीन के बारे में कहा, सबसे पहले तो ओरल हाइजीन जो भी डैमेज हुआ है उसे हमें पहले रिकवर करना होता है। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं। वो करने के बाद हमें ओरल हाइजीन मेंटेन करना होता है। और अगर दांतों पे कीड़ लगी है, मुंह में सूखापन लगने की वजह से अगर काफ़ी दांत कीड़े हैं, तो फ्लोराइड एप्लीकेशन कर सकते हैं दांतों पे, जो कि प्रोफेशनली अगर आप करते हैं रेगुलरली अपने डेंटिस्ट की सलाह पे, तो दांतों पे कीड़ लगने की समस्या भी हल हो सकती है। और जो लाइकन प्लानस मैंने कहा, तो उसका एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। उसमें हमें कई चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले स्ट्रेस, फिर बाद में कौन सी दवाई देनी है, वो आपके पूरा स्टडी करके डिसाइड होता है कि आपको कौन सी दवाई सूटेबल रहेगी, उसका फॉलो अप करना ज़रूरी होता है। और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स जो कि बर्निंग सेंसेशन के लिए हम देते हैं।
तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। ओके, अच्छा। तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में कि इन शॉर्ट ट्रीटमेंट हम क्या-क्या कर सकते हैं। अभी मेरा एक दूसरा सवाल है साइकियाट्रिस्ट रिलेटेड। जैसे एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं पेशेंट्स देखती हूँ, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं या फिर साइकोटिक पेशेंट्स हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटली चैलेंज्ड है, या डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन कुछ-कुछ पेशेंट्स को होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ना उनका सेल्फ केयर कम हो जाता है, यानी खुद की तरफ उनका हाइजीन जो है वो कम हो जाता है। और जैसे नहीं नहाना या फिर कपड़े चेंज नहीं करना, और उसके साथ-साथ फिर उनका ओरल हाइजीन भी डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ब्रश नहीं करते हैं काफ़ी दिनों तक या वैसे ही खाते हैं, और यानी उसमें फिर वो अटक जाता है दाँतों में, एंड द रिलेटिव्स आर वरीड कि ये ब्रश नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है किसी की घर में, वैसे ही खा के मुँह में खाना रख के सो जाता है। तो ऐसे उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए क्या तकलीफ हो सकती है इसमें जो पेशेंट्स हैं उनको, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो यानी एज़ ऐसे अ केस साइकियाट्रिस्ट में तो ठीक है, लेकिन एज़ अ डेंटिस्ट क्या कर सकते हैं? ओके। तो जैसे कि मैंने कहा, ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से जो जो मसूड़ों की बीमारियां होती है और दांतों में कीड़ लगने की समस्या, वो तो इसमें भी सेम रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे अगर रिलेटिव्स हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ब्रश करते हैं तब उनको साथ लेकर ब्रश करें। कई बार ऐसे होता है कि वो ब्रश ठीक से पकड़ नहीं पाते, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना होता है, उनके साथ उन्हें दिखा के करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है कि आपको ये करना है मेरे साथ। तो दिन में 2 बार ब्रश करना ज़रूरी होता है रात को सोने से पहले। तो अगर आप उन्हें से इंस्पायर करेंगे तो शायद वो ऐसे ब्रश करने के लिए रेडी हो जाएँगे। फिर दूसरा होता है कि जो मैंने कहा फ्लोराइड एप्लीकेशन और फ्लोराइड टूथपेस्ट हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि दांतों पे कीड़ लगने की संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है। फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए एक पावर टूथब्रश आता है, जो कि बैटरी से या पावर से चलता है। तो ये एक नॉर्मल टूथब्रश जैसा ही होता है, ब्रिसल्स होते हैं उसमें, बट ये पावर से चलता है। तो जो पेशेंट्स ठीक से अपना ब्रश पकड़ नहीं पाते, ठीक से ब्रश नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ इन्हें उस ब्रश को दांत पे 45 से 90 अंश पे रखना होता है, 3 से 5 सेकंड एक दांत पे रखना है, और वो साफ होने के बाद दूसरे दांत पे रखना है। ऐसे करके बस सारे दांत साफ कर सकते हैं। अगर पेशेंट खुद कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रिलेटिव्स कर सकते हैं। पर इससे ऐसे होता है कि जो नॉर्मल ब्रशिंग में कुछ एरियाज छूट जाते हैं, जो ये ऐसे लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो पावर टूथब्रश से ये समस्या काफी हद तक हल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे नेचुरल इससे बेटर होती है। तो बिल्कुल। क्लीनिंग इजी हो जाता है और पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती है, तो वो इसे इजीली अपना लेते हैं। तो ये एक चीज हो गई। फिर दूसरा, जो नेचुरल तरीके हैं, जैसे उन्हें पानी पिलाते रहे, हुँ, हर बार खाना खाने के बाद गुल्ला करने लगाए। अगर मुंह में सूखापन लगता है तो रूम का ह्यूमिडिटी बढ़ना चाहिए, जिसके लिए आप रूम में कुछ इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, या अगर कुछ गीले कपड़े अगर आप वहां सुखाए तो ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं जिससे कि उस रूम की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे होने से उन्हें मतलब उतना सूखापन नहीं लगेगा, और ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएगी। फिर दूसरी एक चीज आप कर सकते हैं कि उन्हें शुगरी फूड ज्यादा ना दें, हुँ, और स्पेशली रात को ना दें, क्योंकि वो वैसे हुँ, ही दांतों पे रह जाता है, और हुँ, उस वजह से आगे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो शुगरी फूड्स अवॉइड करें, या खाने के साथ दे, खाने के बाद ना दे। फिर एसिडिक फूड ना दे, जो कि दांतों पे रहने की वजह से दांतों का जो इनेमल होता है, आउटर लेयर, वो धीरे धीरे घिसने लगता है। अ, मतलब इरोजन होता है उसका। तो इसीलिए एसिडिक फूड अवॉइड करें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी दे, नम खाना दे, सूखा खाना ना दे। तो हुँ। वो भी एक तकलीफ
कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ नुस्खे करके हम इनकी प्रॉब्लम्स थोड़ा हल कर सकते हैं। और ओके। अगर पेशेंट्स ओल्ड है तो मोस्टली वो डेंचर्स पहनते हैं। तो अगर डेंचर्स पहनने वाले पेशेंट्स हैं तो उन्हें डेंचर की सही देखभाल करने के लिए आपको उनको सपोर्ट करना होता है। हर बार खाना खाने के बाद वो डेंचर निकाल रहे हैं या नहीं, साफ कर रहे हैं या नहीं, रात को निकाल के रखते हैं या नहीं, इन सब बातों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि अगर डेंचर्स पहन के आप वैसे ही सो जाए या उसे ठीक से साफ ना करें तो वापस मसूड़ों की समस्याएं शुरू हो सकती है। तो इसके बिल्कुल। लिए फैमिली मेंबर्स को उन्हें सपोर्ट करना होता है। ओके। ये बात बहुत सही कही डॉक्टर राधा आपने कि ओल्ड एज पेशेंट के बारे में, क्योंकि एज अ साइकेट्रिस्ट मेरे पास डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, सिवियर डिमेंशिया है या फिर बेड रिडन पेशेंट्स है, जिन्हें ओरल हाइजीन का प्रॉब्लम है, वो खुद ब्रश नहीं कर पाते, उन्हें समझता नहीं है ब्रश कैसे करना है, और उसकी वजह से फिर वो नेग्लेक्ट उधर हो जाता है, रिलेटिव्स भी नेग्लेक्ट, यानी उनके ध्यान में भी नहीं आता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और मैंने एक पेशेंट के बारे में सुना है कि उनको यानी डिमेंशिया था और सिवियरली वो उनको फीवर आ रहा था। रिलेटिव्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, और जब उन्होंने एडमिट किया फीवर के लिए तब पता चला कुछ तो भी अंदर से ब्लीडिंग है, पस एब्सेस हुआ है डेंटल में, डेंटल कुछ प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से उनको फीवर आ रहा है, वहां इन्फेक्शन है। तो यानी इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया या नेग्लेक्ट किया तो। और एक इसमें ये बात है कि अगर बात निकली ही है तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर हाइजीन यानी जनरल अब हाइजीन मेंटेन करने के लिए यानी रिलेटिव्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी या सभी जनरल लोगों के लिए कि हाइजीन हम कैसे मेंटेन करें, ओरल हाइजीन। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है 2 बार ब्रशिंग। हम्म। अभी काफ़ी लोग एक ही बार ब्रशिंग करते हैं। रात में ब्रशिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। हम्म। रात में अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, तो दाँतों पे जो भी कुछ अन्न के कण बचे हैं, वो पूरी रात वैसे ही रहते हैं, 8 से 10 घंटे तक। तो इसीलिए उसका बहुत इम्पोर्टेंस है रात को ब्रश करने का, क्योंकि उससे अगर आप नहीं करते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 2 बार ब्रशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो लोग फ्लॉस कर पाते हैं, जो कि एक धागा होता है, धागे की मदद से दांतों के बीच फंसे अन्न के कण हम निकालते हैं। इसके लिए आप फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश आते हैं, जो कि टूथपिक जैसे छोटे छोटे ब्रश होते हैं, जिन्हें आप इजीली दांतों के बीच डालकर दांतों के बीच की जगह साफ कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें। कुछ वाटर फ्लॉसर्स भी आते हैं, जो कि ओके। पानी के स्प्रे से दांतों के बीच की जगह साफ करते हैं। तो जो लोग खुद से ठीक से कर नहीं पाते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम्म। वो वाटर स्प्रे से आप इजीली अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दिन में 2 बार ब्रशिंग करना एंड फ्लॉसिंग करना। फिर दूसरा होता है कि रेगुलरली आपको हर 6 महीने में डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दांतों पे कीड़ नहीं है या आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। पर जब तक आप जांच नहीं कराते, तब तक आप कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि कीड़ लगने तक और दर्द होने तक काफी समय लगता है, जो कि अगर आप रेगुलरली विजिट करें डेंटिस्ट को, तो हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं और इनिशियल स्टेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे डैमेज ना हो। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक विजिट आपने करना चाहिए। अगर किसी को मतलब अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड हो, तो एवरी 3 मंथ्स एडवाइजेबल है। तो वी कैन अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। और ज़रूरत पड़ने पर डेंटिस्ट आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा, वो भी करके देंगे, तो यू कैन अवॉइड ऑल दिस। फिर रात को स्टिकी फूड ना खाएं, हर बार खाना खाने के बाद गुल्ला करें। ये अगर हम आदतें ऐसी बना लेते हैं
एसिडिक फूड अवॉइड करें। अगर हम सोचते हैं कि जो एसिडिक ड्रिंक्स होते हैं या जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होते हैं, तो वो भी कंप्लीटली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ मात्रा तक शुगर या एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिस वजह से दांतों को डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को हमने अवॉइड करना चाहिए और रेगुलरली अपना जांच करवाते रहना चाहिए। ओके। बहुत ही अच्छा आपने बताया। जनरली ये फॉलो होता नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल है। अभी जैसे अभी साइकियाट्री पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइकियाट्री मेडिसिन्स हम जब देते हैं, तो कुछ पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओरल साइड इफेक्ट्स। अब ओरल साइड इफेक्ट्स यानी जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है या फिर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। तो अभी ड्राइनेस ऑफ माउथ के बारे में आपने बताया कि पानी पीते रहना चाहिए, और ये जो कि हम जनरली ये करते हैं, एडवाइस करते हैं। और एक्सेसिव सलाइवेशन के लिए हम लोगों को कुछ टैबलेट्स देते हैं जिससे सलाइवेशन ज्यादा ना हो और उन्हें तकलीफ ना हो। लेकिन मेरा ये आपको पूछना है कि एक्सेसिव सलाइवेशन की वजह से कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? अभी एक्सेसिव सलाइवेशन जो है, इसे ट्रीट करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। सबसे पहले दो चीजें होती है। एक तो सलाइवा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम होता है, या दूसरा अगर पेशेंट वो नॉर्मल सलाइवा ही है बट उसे निगल नहीं पाता है, जो कि सेरिब्रल पाल्सी वगैरह के पेशेंट्स में आप देख सकते हैं कि उनका जो मसल टोन होता है वो बराबर ना रहने की वजह से सलाइवा बाहर आता है। तो उसे हम ड्रूलिंग कहते हैं, जो कि बच्चों में होता है, छोटे बेबीज में होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जो रिफ्लेक्सेस है या मसल्स है, वो अडेप्ट होने की वजह से ड्रूलिंग बंद हो जाता है। तो बिल्कुल। इसके लिए दो चीजें होती हैं। एक तो एक्सेसिव सलाइवा होने की वजह से मुंह में जो भी खाना है या ये है, उसकी वजह से दुर्गंधी हो सकती है। और अगर हम पेशेंट डेंचर्स पहनते हैं तो डेंचर्स एडजस्ट नहीं हो पाते, वो गिर जाते हैं। तो ऐसे कई समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए एक तो अगर पॉसिबल है तो दवाई या जो भी मेडिसिन दिया है उन्हें जिस कंडीशन के लिए, उसमें अगर मॉडिफिकेशन कर पाए तो वो करना चाहिए। फिर डाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा। फिर दूसरा है कि ओरल एक्सरसाइजेस होते हैं कुछ, जिनकी मदद से अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि जो मसल का टोन है वो हम वापस नॉर्मल पे लाएं। तो वो एक है। फिर दूसरा कुछ इंट्राओरल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे चिन अप अप्लायंस होता है, जिसकी वजह से जैसे कुछ पेशेंट्स में से चिन नीचे होने की वजह से सलाइवा ड्रूल होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ऐसे कुछ इंट्राओरल अप्लायंसेस होते हैं जो मदद करते हैं कि हम मुंह को बंद रखें, जो कि सलाइवा ओके। बाहर ना गिरे। तो ये एक हो गया। फिर एक्सेसिव सलाइवा होने की वजह से स्पीच, बात करने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए हमें स्पीच थेरेपी की भी मदद लगती है। और कई ऐसे मतलब पैचेस होते हैं, गम्स होते हैं, लॉजेंज होते हैं, जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं, जिस वजह से सलाइवा का अमाउंट कम हो जाता है। तो वो एक है। फिर दूसरा, अगर बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब है तो सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। अभी ओके। रिसेंट में जो बोtulinum टॉक्सिन्स के बारे में आपने सुना होगा, तो बोtulinum टॉक्सिन के इंजेक्शंस भी देते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि होती है उसमें, जिससे कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें, मतलब सब चीजें मिलाकर हमें एक कंबाइन इफेक्ट लाना होता है। ओके। और एक सवाल ये था कि जैसे हम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एपिलेप्सी जो पेशेंट्स में आती है, वो एपिलेप्सी यानी सीजर डिसऑर्डर, उन पेशेंट्स में हम कुछ मेडिसिन देते हैं, और उसमें वो एंटी एपिलेप्टिक्स की वजह से गम साइज बढ़ जाता है, जिसको गम हाइपरट्रॉफी होता है या ब्लीडिंग होता है गम्स में। तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं?
अगर गम हाइपरट्रॉफी वगैरह है तो? अभी जैसे आपने कहा गम हाइपरट्रॉफी, ये ज्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जिनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है। ओके। उसे एक ट्रिगरिंग फैक्टर लगता है। काफी मतलब कंडीशंस होते हैं जिस वजह से गम हाइपरट्रॉफी होती है। तो बहुत रेयर केसेस में वो अपने आप होती है। उसे एक अगर ओरल हाइजीन आपका बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है तो काफी चांसेस है कि आपको गम हाइपरट्रॉफी ना हो, या उतने ज्यादा लेवल तक ना हो। हल्की सी थोड़ा थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। तो इसके लिए सबसे मेन है ओरल हाइजीन। अगर आपका ओरल हाइजीन ठीक है तो ये समस्या हल हो सकती है। इसके लिए आप रेगुलरली प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग करवा सकते हैं। और हम्म। अगर ये कंडीशन बहुत ज्यादा है, आपके पूरे दांतों पे कवर्ड है, तो सर्जरी की मदद से हम इसे कम कर सकते हैं। अच्छा। फिर और इपिलेप्सी की आपने बात कही है, तो इपिलेप्सी में और भी कुछ चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि जब इपिलेप्सी का झटका आता है, कोई अगर पास में है, तो वो एक दांतों के बीच एक स्पून या कुछ रख सकते हैं, जिससे कि जीभ और गाल चबाया ना जाए, जो कि बहुत बिल्कुल। पेनफुल होता है। और एक बार अगर आप चबा ले तो दांतों को, जीभ और गाल को काफी ट्रॉमा हो सकता है। फिर अ, अगर इपिलेप्सी का जब झटका आता है तो दांत टूट जाता है या गिर जाता है, तो उसे बाद में तुरंत ढूंढना चाहिए। अगर वो मिलता है तो उसे डेंटिस्ट के हम्म। पास लेके जाए, वो दांत वापस बिठाया जा सकता है। और अगर वो ओके। नहीं मिलता है तो हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी नहीं मिलता है तो अपने डेंटिस्ट को तुरंत दिखाएं, क्योंकि काफी बार ऐसी संभावना होती है कि पेशेंट वो दांत निगल लेता है। तो ऐसे समय में ओ। हमें एक्सरे की मदद से हमें वो पता लगाना होता है कि पेशेंट ने दांत निगल लिया है या वो मिस हो गया है। तो हम्म। ये चेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं उससे कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज भी होती है। इसके लिए हम विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जो कि जो मुंह में बर्निंग सेंसेशन होता है उसे अवॉइड करते हैं। और हम्म। जैसे कि जो आपने गम हाइपरट्रॉफी के बारे में कहा, तो उसके लिए ओरल हाइजीन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। ओके। अभी साइकेट्री है तो हम अगर इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वैसे एडिक्शन के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो काफी पेशेंट्स को एडिक्शन होता है जो हमारे पास आते हैं। टोबैको एडिशन है, गुटखा खाते हैं लोग, या यानी कुछ वो अजीब अजीब ये खाते हैं, कुछ कुछ अलग अलग सुपारी और वो। तो उससे काफी लोगों के ओरल प्रॉब्लम्स, गम प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग और ये सब मैंने देखा है। तो एज यानी मुझे ये पेशेंट्स को या फिर जो लोग है खाने वाले, इनके बारे में पूछना है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ताकि वो ये समझे कि ये खाने से उसका इफेक्ट हमारे दांतों पे है और वो कितना सीरियस है। तो इसके बारे में हम आप बताइए हमें। जैसे कि आपने कहा टोबैको एडिक्शन, तो पूरी दुनिया में इंडिया का सेकंड नंबर आता है टोबैको कंजम्पशन में। और इंडिया में ओरल कैंसर भी बहुत कॉमन है इसी वजह से। तो टोबैको में जो तंबाकू होता है, उसमें जो मुख्य घटक होता है वो है निकोटिन। और निकोटिन जो पदार्थ है उसका हमें एडिक्शन होता है। बिल्कुल। तो जैसे इसका एडिक्शन बढ़ते जाता है तो हमें कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स और कंडीशंस होते हैं, जो कि कैंसर के पहले की स्टेज है। मतलब इट इज नॉट कैंसर, बट अगर उस पर ध्यान ना दे तो आगे चल के वो कैंसर पे बदल सकते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। हम्म। तो ऐसे कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, स्मोकर्स पैलेट, टोबैको पाउच किरेटोसिस, ऐसे काफी कंडीशंस होते हैं हम्म। जो कि हम इनिशियल स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे इनिशियल स्टेजेस में ही इसकी जांच करें, इस पे ट्रीटमेंट करें और तंबाकू का एडिक्शन छोड़ने में पेशेंट को मदद करें, तो उसका रिस्क फैक्टर कैंसर के लिए कम हो जाता है। और ये पूरे तरह से रिवर्सिबल भी होते हैं इनिशियल स्टेजेस में।
तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई भी मुँह में गाल के अंदर सफ़ेद पैचेस दिखते हैं या रेड पैचेस दिखते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। इसे हम हम्म। रिवर्स कर सकते हैं। अगर उसे निग्लेक्ट करके या डर की वजह से ना दिखा के हम वैसे ही रखते हैं, तो ये बढ़ते बराबर। जाके कैंसर में ये बदल सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए कई लोग मतलब तंबाकू के साथ जैसे अपने का सुपारी वगैरह भी खाते हैं। तो सुपारी अगर आप ज्यादा खाते हैं तो और एक कंडीशन होती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, जिसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ओके। इसमें आपके गाल के अंदर फाइब्रस बैंड्स तैयार होते हैं, जो कि अगर आप हाथ लगाकर देखें तो आपके उंगली को फील होते हैं, बैंड्स तैयार हुए हैं, स्टिफ लगता है और मुंह का खुलना धीरे धीरे कम होते जाता है। यस। तो मोस्टली जब तक काफी कम नहीं हो जाता तो पेशेंट्स दिखाते नहीं हैं, पर इसका भी वैसा ही है, जितना जल्दी आप दिखाएं उतना उस पे इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में हम गाल के अंदर इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि वो बैंड्स टूटते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से हम मुंह खुलना वापस नॉर्मल पे ला सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। फिर जैसे हमने कहा ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, तो इसमें सबसे मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो तंबाकू खाना बंद करें। तो बिल्कुल। तंबाकू खाना, इसका एडिक्शन बंद करने के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती है, जिसमें हम्म। निकोटिन स्प्रेज, गम्स, अगर स्मोकर है तो निकोटिन इनहेलर होते हैं। इनकी मदद से हम इसका एडिक्शन कम कर सकते हैं, या धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले, ताकि हम इसे बंद करने में आपकी मदद कर सके। फिर अगर ये पैचेस आपको हैं तो पहले तंबाकू का सेवन बंद करें, फिर बाद में इस पे हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स देके इसे हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम तंबाकू का जो इफेक्ट है उसे हम इनिशियल स्टेजेस में ही रोक सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल, टोबैको जिनको सच में छोड़ने की इच्छा है या स्मोकिंग छोड़ने की इच्छा है, अगर वो प्रॉपर, अगर वो मेडिस टैबलेट्स ले, निकोटेक्स ये जैसे आते हैं, या फिर और वो पैचेस भी आते हैं उसके, अगर ये सब चीजें आप ले, तो इससे भी काफी फायदा होता है लोगों को, यानी इससे बाहर निकलने के लिए बहुत मदद करता है ये चीज। तो ये इसका सीरियसनेस समझ के कि ये प्रॉब्लम्स काफी सीरियस हो सकते हैं आगे ओरल हेल्थ को लेके, हम अगर ये एडिक्शन से दूर रहे तो ही ज्यादा फायदेमंद है। और एक सवाल अभी बच्चों के बारे में, कि काफी ऐसे, जैसे मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, या फिर घर वालों को तकलीफ देते हैं ब्रश करते समय, इधर मत करो, उधर मत करो। इसलिए हमारे पास वो बिहेवियरल थेरेपिस्ट के लिए या फिर थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं। तो मुझे इसके बारे में ये जानना है, या फिर पेरेंट्स ने जानना चाहिए कि उनसे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी ओरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों में, अगर हमने बच्चों के हाइजीन की तरफ नहीं ध्यान दिया तो। बिहेवियरली हम उनको बताते हैं, लेकिन इतना डैमेज हो जाता है। काफी एक केस मैंने ऐसा देखा है कि ऑलमोस्ट 7 इयर्स तक वो लड़की ने ब्रश ही नहीं किया था, और पेरेंट्स ने पूरा नेग्लेक्ट किया। और फिर जब वो ज्यादा होने लग गया, तब वो मेरे पास लेके आए, क्योंकि उसको काफी एक और ऐसा कुछ कुछ काफी होने लग गया। और मैंने उनको फिर डेंटिस्ट का भेजा था कि पहले आप देखिए कि एक्चुअली कितना डैमेज है, क्या है, उसके बारे में हम बाद में उसके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका ओरल हेल्थ पे? अ, अभी सबसे पहले इसमें पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चों को तो इतना समझता नहीं है शुरुआत में। हमें उन्हें सबसे पहले आदत लगानी होती है। जब बच्चा होता है तभी से अपने उंगली पे एक तीन कपड़ा आप लपेट के उसके पूरे मसूड़ों को साफ करना चाहिए।
हर बार जब वो दूध पीता है, उसके बाद उसे पानी से साफ करना चाहिए। जैसे कि 6 महीने तक हम पानी एडवाइस नहीं करते, तो आप सिर्फ पानी से साफ करें। फिर बाद यस। में 6 महीने के बाद दूध पीने के बाद या कुछ भी जो देते हैं खाने को, उसके बाद थोड़ा सा पानी उन्हें पिलाएं, या आप आदत लगानी चाहिए। ओके। तो जो भी मुंह में है वो साफ हो जाता है। और ब्रशिंग हमें मुंह में पहला दांत दिखने पे हमें ब्रशिंग शुरू करना होता है। के अच्छा। लिए छोटे किड्स टूथब्रश आते हैं, एकदम सॉफ्ट, या फिंगर ब्रशेस आते हैं जो आप अपनी उंगली में डाल के इजीली, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजीली आप बच्चों के मुंह को साफ कर सकते हैं। तो ये हमें तभी से शुरू करना है, तो बच्चे को ये पता रहेगा कि हमें ये करना ही है। और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप कि जब आप खुद ब्रश करते हैं तो उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये अगर आप शुरुआत से ही ऐसी आदतें लगाएं तो शायद इतनी तकलीफ ना हो। हाँ, बराबर। और बच्चों में भी सेम ओरल हाइजीन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि बड़ों में होते हैं। 2 बार ब्रश करना है, छोटा बच्चा है इसीलिए एक बार नहीं, उन्हें भी 2 बार ही ब्रश करना है। और बच्चों के दांत काफी डेलिकेट होते हैं, उन्हें बिल्कुल। उनमें जल्दी कीड़ लग जाती है। तो इसके लिए 2 बार ब्रश करना जरूरी है। बच्चा जिद करे या वो उन्हें हैंडल करके 2 बार ब्रश करे। फिर रात को दूध ना दे, मतलब हम्म। अगर ब्रश हो गया है उसके बाद बच्चे कुछ खा लेते हैं तो ये अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को ज्यादा शुगरी और स्टिकी चॉकलेट्स या फूड ना दें, जो कि जैसे कैडबरीज वगैरह होते हैं, वो काफी स्टिकी होते हैं, दांतों पे चिपक जाते हैं। तो ऐसे चॉकलेट्स ना देते हुए जो कैंडीज आते हैं जिन्हें चूस सकते हैं, तो हम्म। ये एक बेटर ऑप्शन है जो कि चिपक के नहीं रहता है। वो बच्चे ले लेते हैं, हाँ। फिर बाद में आप उन्हें पानी दे सकते हैं। तो बिल्कुल। ये कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती हैं। और अगर ऐसा ना करें तो एकदम छोटे बच्चों में नर्सिंग बॉटल कैरीज होते हैं, जो कि दूध की बॉटल मुंह में लगा के बच्चे सो जाते हैं कई बार। तो इससे क्या होता है कि जो दूध होता है वो मुंह में ही रहता है, और रात भर बच्चे वैसे ही सो जाते हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए। कभी भी दूध दे बच्चों को तो उसे निकाल के थोड़ा सा पानी पिला दे या क्लीन कर ले। फिर दूसरा होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों में भी मुंह की दुर्गंधी का प्रॉब्लम हो सकता है, और उनमें भी दांतों पे पूरे डिपॉजिट्स जमा हो सकते हैं। तो बच्चों के भी दांत कीड़ते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, फिर बच्चे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करने देते। अगर बराबर। हम ट्रीटमेंट करने भी जाए तो ट्रीटमेंट करना बच्चों में मुश्किल होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम ये अवॉइड करें, इसे हम प्रिवेंट करें। इसे होने ही ना दे तो आगे की समस्याएं नहीं होगी। और बच्चों के जो दांत होते हैं, जो दूध दांत होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही वो गिरने वाले हैं, पर उनका जो स्पैन होता है, 6 7 10 साल तक जो दांत होते हैं, तो उनका एक महत्व होता है। अगर वो दांत पहले जल्दी गिर जाए तो जो पक्का दांत आता है उसे सही डायरेक्शन नहीं मिलता, या उसकी जगह कम हो जाती है। तो ऐसे कई समस्याएं आती है जिस वजह से बाद में हमें माल ऑक्लूशन जो बोलते हैं, क्राउडिंग होता है दांतों में, या अलग अलग दांत आगे आते हैं, पीछे आते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं हो सकती हैं। और अगर ये दूध दांत में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन अंदर हड्डी में जाके हमारे पक्के दांत को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि अंदर ही है, बट फिर भी वो इन्फेक्ट हो सकता है, और वो रिप्लेस नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों के दांतों पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। और उन्हें जितना जल्दी हम ऐसी आदतें लगाए तो वो उनके लाइफ टाइम तक रहती। तो ऐसी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वही है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ हमारे लाइफ़ को इम्पैक्ट करती है, यानी बालों से लेके तो नीचे नाखून तक, हर चीज़ का ख़्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अ,
एक हमें क्वेश्चन आया है कि एट व्हाट till what time we have to brush your teeth, because sometimes when you brush for your teeth for large time you bleed, and when brush for less then gums are or not removed. So please help us with that. आइडियल जो ब्रशिंग टाइम होता है वो है 2 मिनट। 2 मिनट तक हमें ब्रश करना होता है। और ब्लीडिंग हो रहा है मतलब एक तो आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, एक कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमें जब बराबर। ब्रश करते हैं तो उसकी टेक्निक इम्पोर्टेंट होती है। हमें सर्कुलर मोशन में ब्रश करना होता है और उसे नीचे की तरफ, बाहर की तरफ निकालना होता है। हॉरिजॉन्टली ऐसे जोर जोर से जो ब्रश करते हैं फोर्स लगा के, वो नहीं करना चाहिए। इससे मसूड़ों को भी नुकसान होता है और दांतों को भी नुकसान होता है। तो प्रॉपर टेक्निक से अगर आप ब्रश करें तो 2 मिनट लगते हैं ब्रश करने में। और उसके बाद हमें, मैंने जैसे कहा, फ्लॉसिंग और इंटरडेंटल ब्रश आप इस्तेमाल करके दांतों के बीच की जगह साफ कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, वो बहुत कॉमन सिम्टम है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, और शायद आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत पड़े, जो कि आप अपने ब्रश से साफ नहीं कर पाते। तो उसे हम प्रोफेशनल अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से क्लीन करते हैं, और बाद में आपको उसे मेंटेन करना होता है। यस। और किसी को सवाल कुछ पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। विल वेट। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस रिलेटेड जो है, जैसे अब डेंटिस्ट्री की बात चल रही है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मुंह का टेस्ट जाना स्ट्रेस की वजह से, या फिर कुछ भी खाया, यानी थोड़ा सा भी वो माइल्ड ब्लैंड भी हो खाया हुआ, लेकिन उन्हें एकदम से जलन होने लगती है मुंह पे, और वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी खाया कि एकदम जलन से पूरा तीखा तीखा लगता है, टेस्ट नहीं आता है, या फिर मुंह पे छाले आ जाते हैं तुरंत थोड़ा सा भी खाया तो। और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हम विटनेस करते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि उसका करना क्या है। वो उतने टाइम बीइंग मेडिसिन लेते हैं या टाइम बीइंग कुछ ये करते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कोई इलाज उनको मिलता नहीं है। सो बिल्कुल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, ताकि जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, और जो इम्पैक्ट एक्चुअली दिख रहा है दांतों पे या ओरल इस पे, लेकिन जो उसका रूट कॉज है, अगर रूट कॉज पे काम किया गया जो कि है स्ट्रेस, तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। और जो भी लोकल डैमेज है उसके लिए तो डेंटिस्ट है ही, लेकिन स्ट्रेस पे काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें उसका पहले रूट कॉज निकालना है, फिर उसके बाद जो भी डैमेज हुआ है उसे ट्रीट करना है। मेरे ख्याल से। और एक चीज मैं हाँ। कहना चाहूंगी, जैसे बच्चों में हमने बात की थी, तो बच्चों में अगर ये सब चीजें तो हो गई दांतों से रिलेटेड, और दूसरा मतलब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों के दांत कीड़े हैं या काले दिखते हैं, या कीड़ की वजह से गिर गए हैं, तो काफी बार ऐसे होता है कि स्कूल में या जब खेलने जाते हैं तो बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों का उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बच्चे स्माइल नहीं करते, अपने दांत छुपा लेते हैं। तो ये यस। उनके जो जो कि मतलब उनका ग्रोइंग एज होता है, तो उसमें इसका उनके कॉन्फिडेंस पे काफी बुरा असर पड़ता है। वो ब्राइटली हंसते बोलते नहीं है। तो बिल्कुल। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ता है, जो कि हम इतना ध्यान नहीं देते, बट इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। तो ट्रू। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम्म। डॉक्टर राधा, आपने रियली बहुत इंफॉर्मेटिव सब बताया है, एंड इट विल हेल्प एज अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, इट विल हेल्प एंड द व्यूअर्स की उन्होंने जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मिली है उसका जरूर इस्तेमाल होगा। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करने की आपने कोशिश की है, कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें अच्छा फायदा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप वैसे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, बाद में भी वी कैन आंसर द क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड।
So thank you all. We'll end the session. Okay. थैंक यू।